नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इंटरनेट ने इंसानियत को क्रांति दे दी है। शायद ये हमारे सबसे बड़े उपकरण है जो हमने कभी बनाया है, चाहे अच्छे हो या बुरे। लेकिन ये कैसे काम करता है, इसका मालिक कौन है, इंटरनेट कहाँ है और कौन देखता है कि ये चलता रहे, आज हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। क्रांति शुरू हुई थी 1969 में। उस समय यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी कि एपा। एपा ने रिसर्चर्स को फंड किया जो आज इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे। पहले कुछ यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर को जोड़ा और उसे ARPANET कहा। अगले कुछ सालों में ARPANET बढ़ता गया और अधिक कंप्यूटर्स को जोड़ता गया और अंत में मॉडर्न इंटरनेट को प्रेरणा दी। 20 साल बाद इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट सर टिम बर्नर्स-ली CERN में काम कर रहे थे, जिनेवा में। उन्हें डिफरेंट नेटवर्क्स और CERN सिस्टम के बीच कंपैटिबिलिटी की समस्या को सॉल्व करने के लिए हायर किया गया था। उनका समाधान था वर्ल्ड वाइड वेब। हालांकि इंटरनेट और वेब को अक्सर सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन वो सेम नहीं है। इंटरनेट नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि वेब इसके ऊपर टिका हुआ है और बेसिकली एक तरीका है जिससे इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस की जा सकती है। टिम बर्नर्स-ली ने ऐसा कोड इन्वेंट किया जिस पर आज ये अधिकतर वेबसाइट काम करती है। उन्होंने इंटरनेट को यूनिफॉर्म और यूजेबल बना दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपने आइडिया को पेटेंट नहीं किया। हम सिर्फ सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने इन्वेंशन को फ्लरिश करने के लिए कितनी धनराशि छोड़ी थी। आज का मॉडर्न इंटरनेट अब एक बड़ा एरे है, दुनिया भर में इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स का। तो सवाल ये उठता है कि इंटरनेट हम सबको कैसे जोड़ता है। केबल्स पूरी ओशन को क्रॉस करके कंट्रीज को जोड़ती है। ये नया आइडिया नहीं है, क्योंकि हम 1854 से केबल्स बिछा रहे हैं, जब पहली ट्रांसअटलांटिक टेलीग्राम केबल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। ये प्रोसेस एक सरप्राइजिंगली सिंपल इंजीनियरिंग फीट है एक इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के लिए। हर केबल में सिर्फ कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए मटेरियल्स में लिपटे होते हैं। दुनिया भर में लगभग 420 केबल्स बिछाई गई हैं, जो 1.1 मिलियन किलोमीटर्स तक फैली हुई हैं 2017 तक। तो ये काम कैसे करता है? एक शिप एक देश से दूसरे देश तक केबल्स को खींचती है और फिर समुद्र तल पर केबल्स को सी प्लोस द्वारा बिछाया जाता है और केबल्स के लिए एक छोटा सा ट्रेंच खोदते हैं। आखिर में नेचुरल ओशन करंट्स केबल को दफन कर देती हैं। अगर ग्राउंड अनइवन है तो केबल अनबरीड रहती है और शिप एंकर्स और अन्य नेचुरल डिजास्टर्स से डैमेज होने का खतरा रहता है। 2008 में ऐसा ही एक डिस्ट्रप्शन हुआ था केबल डैमेज की वजह से, जिसके कारण इंडिया की 60% और इजिप्ट की 70% इंटरनेट सर्विसेज ब्रीफली कट हो गई थी। इसके बाद भी डैमेज्ड केबल्स आम बात नहीं है। दुनिया भर में सर्व केबल्स पर कॉन्स्टेंटली रिपेयर्स किए जाते हैं। लेकिन सच में ये सोचने वाली बात है कि इंटरनेट कितना फिजिकली वल्नरेबल है। ऑफ कोर्स ट्रैफिक के लिए बहुत सारे अन्य रूट्स हैं, इसीलिए ये लगभग नियरली इम्पॉसिबल है कि इंटरनेट को सिर्फ एक केबल कट करके किल किया जा सके। खास करके रिसेंट टाइम्स में, जब सैटेलाइट्स अब पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं और स्काईज से इंटरनेट को बीम डाउन कर रहे हैं। उनके सी के अक्रॉस पाथ के बाद आपके देश में केबल्स की सिस्टम है जो आपकी डोर तक जाती है। ये तब है जब आप लकी हो और ऐसी जगह रहते हो जो वेल्दी इनफ और पॉपुलेटेड इनफ हो केबल कनेक्शन के लिए इंटरनेट से। पूरी तरह से देखा जाए तो इंटरनेट अभी भी ग्रो कर रहा है और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को आधा हिस्सा इससे एक्सेस कर सकता है। तो हमें अभी देखना बाकी है कि इंटरनेट मास अडॉप्शन के सैचुरेशन तक इवॉल्व कैसे हो सकता है। तो इंटरनेट का मालिक कौन है? टेक्निकली कोई नहीं और सभी। इंटरनेट खुद एक ऑटोनॉमस इंटरकनेक्शन है वेरियस वॉलंटरी नेटवर्क्स का। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कोई भी गवर्नमेंट या बॉडी इंटरनेट का मालिक नहीं है या कंट्रोल नहीं करती। हाउएवर, गवर्नमेंट के पास एबिलिटी होती है अपने सिटीजन्स का इंटरनेट तक पहुंच कंट्रोल करने की वाया लॉज जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या ISPs पर इम्पैक्ट डालते हैं उस नेशन के। फॉर एग्जाम्पल, चाइना अपने सिटीजन को यूट्यूब एक्सेस करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। 2016 में यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंटरनेट के डोमेन नेम्स का डेटाबेस जो होल्ड करता था उसका ओनरशिप एक बॉडी को हैंड ओवर कर दिया था, जिसका नाम था ICANN, यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये लोग पिछले 20 साल से इस डेटाबेस को ओवरसी कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ था कि हमें एक पॉइंट मिल गया था जहां ओनरशिप लोगों को वापस दे दी गई थी। ICANN एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक मल्टी स्टेक होल्डर कम्युनिटी का कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि ICANN इंटरनेट कम्युनिटी से चेंजेस के बारे में कंसल्ट करने की कोशिश करता है और कम से कम ओपन और ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करता है। तो ये अनलाइकली है कि आपने कभी ICANN के बारे में सुना हो, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट को सेफ रखने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल्स परफॉर्म करती है। वो मैनेज करते हैं डोमेन नेम सिस्टम या DNS,
ICANN यानी कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, जो बेसिकली वेब एड्रेसेस असाइन करता है, ये कैलिफोर्निया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन ये इंटरनेट को गवर्न करने का सबसे बड़ा काम करता है, डोमेन नेम सिस्टम या DNS को मैनेज करना। इसका मतलब ये है कि जब आप www.google.com टाइप करते हैं तो वो रिस्पॉन्स आपको मिलता है वो गूगल का होता है, ना कि किसी 9 ट्रिलियन प्रिंट्स या अदर स्कैमर्स द्वारा बनाए गए फेक वर्जन का। हर 3 महीने में एक ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड कम्युनिटी मेंबर गैदर होते हैं एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए, जो DNS सिस्टम को रिन्यू करता है और इंश्योर करता है अगले 3 महीने के लिए। ये सेरेमनी रिकॉर्ड की जाती है टाइट सिक्योरिटी के साथ, जैसे कि गार्ड्स, सेफ्स, केजेस और अलार्म्स। असल में अलार्म्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि एक सेरेमनी में एक स्लैमिंग डोर ने सिस्टमिक सेंसर को सेट ऑफ कर दिया था, जिसने लोगों को एक केज में लॉक कर दिया था। उन्हें रिलीज करने के लिए एक इवैक्यूएशन को ट्रिगर करना पड़ा था। मास्टर की एक क्रिप्टोग्राफिक डिवाइस में स्टोर होती है। ये डिवाइस अगर ड्रॉप की गई या टैम्पर्ड की गई तो अपने सारे कंटेंट इरेज कर देगी। कीज के फ्रेगमेंट्स ट्रस्टेड मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इंश्योरिंग कि कोई भी एक व्यक्ति मास्टर की क्रिएट ना कर सके। इसके लिए कम से कम 5 लोगों की प्रेजेंस की जरूरत होती है जो साथ आए और ये कर सके। इस नए सिस्टम के हार्ट में एक मास्टर की होती है। वो की कंट्रोल होती है 7 स्मार्ट कार्ड्स द्वारा, जो एक में से 2 हाई सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्सेस में लॉक्ड होती है, एक ईस्ट कोस्ट पर और एक वेस्ट पर। उन बॉक्सेस की कीज दुनिया भर में स्कैटर्ड होती है 2 ग्रुप्स ऑफ 7 ऑनलाइन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के हाथों में। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योर करती है कि इंटरनेट स्मूथली रन करे, लेकिन वो अकेली नहीं है। बहुत सारे अन्य ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो टिम बर्नर्स-ली द्वारा रन की जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस स्टैंडर्ड सेट करती है, प्रोटोकॉल्स बनाती है और इंश्योर करती है कि इंटरनेट सेफ और ओपन हो। ये ना करने योग्य है कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। ये हमारी जिंदगी के बहुत सारे फेसेट्स को ले लिया है। ये लोगों को हर इंसाइक्लोपीडिया को दुनिया में कैरी करने की अनुमति देता है, सिर्फ उनके हाथ की पाम में। मुझे लगता है कि कितने लोगों ने गूगल का यूज किया होगा आर्ग्यूमेंट सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैसिव इन्फॉर्मेशन के साथ मैसिव मिस इन्फॉर्मेशन भी आता है। अब लोगों के लिए ये बहुत आसान हो गया है कंफर्मेशन बायस को यूज करके अपने प्रॉफिट ऑफ व्यू को वैलिडेट करना, जिसने इन फेमस इकोस चैम्बर इफेक्ट को जन्म दिया। सोशल मीडिया के यूज ने भी हमारी जिंदगी को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है। ये कहा गया है कि सोसाइटी फंक्शंस के अकॉर्डिंग फाउंडेशनल फैब्रिक को टीयर अपार्ट कर रहा है। मैंने इसके बारे में और भी बहुत डिस्कस किया है अपनी वीडियो द डेथ ऑफ फेसबुक में, और मैं उसका लिंक नीचे और इस वीडियो के एंड में छोड़ दूंगा। तो ऑफ कोर्स इंटरनेट के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लगभग हर टेक्नोलॉजी के होते हैं, और ये इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन नेचर हमारे द्वारा टूल्स का यूज करने के तरीके के लिए ब्लेम है, ना कि टूल्स देमसेल्व्स के लिए। इसके साथ कहा जा सकता है कि इंटरनेट के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। इंटरनेट ने क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट और बहुत सारे अन्य लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपके फेवरेट यूट्यूबर्स अपने वीडियोस बिना इंटरनेट के बनाने में सक्षम नहीं होते। माइकल फ्रॉम वियरसॉस का एक पुराना और भी चल रहा सेगमेंट है जिसे डू यू ऑनलाइन नाउ गाइस या डोंग्स कहा जाता है। ये सीरीज सिंपली लिस्ट ऑफ अमेजिंग थिंग्स है जो आप इंटरनेट पर कर सकते हैं। ये एक सबसे पुरानी सीरीज है जो अराउंड है, लेकिन इसके बारे में ग्रेट बात यह है कि ये अभी भी इंटरनेट का ओरिजिनल वंडर कैप्चर करती है। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑर्गेनिकली ट्रेंड करते हैं। अब ज्यादा लोग चीजें देखते हैं जो जनरली इंटरेस्टिंग होती है। ये पुराने जमाने में बहुत कम होता था, जब आप एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अखबार या मैगजीन में गिरे होते थे। आप उसे तुरंत शेयर नहीं कर सकते थे, उस पर डिस्कस नहीं कर सकते थे और उसके आसपास एक तेजी से बड़ा कम्युनिटी नहीं बना सकते थे। एक ऐसी रिसर्च की डर की जानकारी जो सिर्फ तभी संभव थी जब आप अपने एक पूरी मीडिया आउटलेट को देश के लिए संभालना होता। अब किसी हद तक किसी भी व्यक्ति द्वारा संभव है जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन और एक प्रभावशाली संदेश हो। आप फ्रेंच येलो वेस्ट प्रोटेस्ट देख सकते हैं जो एक ऑनलाइन पिटीशन के बाद मोमेंटम प्राप्त किया था। विकीलीक्स के खुलासे जो दुनिया के अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो बात यहाँ तक आती है कि इंटरनेट एक अत्यंत शक्तिशाली टूल है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तो इंटरनेट कैसे विकसित होगा? शुरुआत में ये तेजी से बढ़ेगा। 5G कम से कम 10 गुना स्पीड में वृद्धि करने के लिए सेट है। कुछ वैज्ञानिकों और राजनीतिक फिगर्स ने 5G की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। इन चिंताओं का जन्म उन उच्च फ्रीक्वेंसी से होता है जो उच्च डेटा ट्रांसफर स्पीड से संबंधित है। हालांकि 5G द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसीज वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 300 गीगाहर्ट्ज से कई गुना कम है। 5G 2019 या 2020 में कहीं आने के लिए सेट है। ये आपके रहने के देश पर निर्भर करता है।
शायद इंटरनेट के भविष्य का सबसे अनसर्टेन हिस्सा आर्टिकल 13 है। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में एक विवादित कॉपीराइट लॉ की मंजूरी दी है, जिसे आर्टिकल 13 कहते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंटरनेट के अंत पर चर्चा की थी, लोगों को चिंता है कि नया लॉ हमारे शेयर और कंटेंट उत्पादन के तरीके पर एक क्रांतिकारी प्रभाव डाल सकता है। यदि लॉ एक बड़े बहुमत द्वारा पास हुआ तो अमेंडमेंट्स पर चर्चा करने के प्रश्न पर 5 स्वीडिश MEP सदस्यों ने गलती से गलत बटन दबा दिया। इसका मतलब कोई डिबेट्स नहीं और वोटिंग था बाइंडिंग, जबकि लॉ 2018 से तब्दील किया गया था मीम्स को उसके स्कोप से बाहर करने के लिए। लोगों को अभी भी डर है कि ये लॉज छोटे स्वतंत्रता सृजनकारों को मार देंगे और बड़े पैमाने पर अनपेक्षित साइड इफेक्ट्स पैदा करेंगे। दिन के अंत में हम बहुमत हैं, हम नियंत्रण में हैं और इंटरनेट वही है जो हम बनाते हैं। क्या ये हमारी इंटरनेट की झलक को रैप अप नहीं करने देती है? मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, ये कैसे कंट्रोल करता है और इसका संभव भविष्य क्या है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपने इस चैनल पर बस अभी आए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मेरा नाम रगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन हिंदी देख रहे थे और मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।